दोस्तों, आज हम एक बहुत ही शानदार तमिल की जबरदस्त थ्रिलर वेब सीरीज को लेकर आए हैं जिसका नाम है सेंगालम और इसकी IMDb रेटिंग है 7.4 और मैं दावे से कह सकता हूँ कि इसकी ये रेटिंग इसके क्लाइमेक्स की वजह से है। जब आपके सामने भी इसका क्लाइमेक्स आएगा तो आपका मुंह भी खुला का खुला रह जाएगा। अगर आप चाहें तो इसे ZEE5 पर जाकर देख सकते हैं। इसमें टोटल 9 एपिसोड्स हैं जो हमने इसी एक वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं। तो अगर आपको हमारा ये काम पसंद आता है तो आप इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एक औरत और उसके एक कुत्ते को देखते हैं जो एक जंगल के अंदर जा रहे होते हैं। जब वो औरत उस जंगल के अंदर पहुंच जाती है तो वो अपने मुंह से एक अजीब सी आवाज निकालती है जिसको सुनकर रायल और उसके 2 भाई जंगल के अंदर से बाहर आते हैं। यहाँ से हमें पता चलता है कि रायल और उसके 2 भाई 3 मर्डर करके फरार हैं और वो औरत जिसका नाम वेलई है वो उन सबकी माँ है और जंगल में उन सबके लिए खाना लेकर आई है। जब वेलई उन सबको खाना खिलाती है तो रायल के छोटे भाई की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी माँ से कहता है कि हम सब 3 दिन से भूखे हैं, अगर आप खाना नहीं लाती तो हम सब इस जंगल में भूखे मर जाते। इस बात से परेशान होकर रायल की माँ रायल से कहती है कि तुझे इस मौत के खेल को अब बंद कर देना चाहिए। उधर हम उसी जंगल की सड़क पर पुलिस की एक जीप को देखते हैं जो जंगल के रास्ते से होते हुए शहर जा रही होती है। उस जीप के अंदर बैठा सीनियर कांस्टेबल ऑफिसर से बोलता है कि हम 3 दिनों से रायल और उसके भाइयों को ढूंढ रहे हैं पर हमें उसकी खोज खबर नहीं मिली और हमने गांव वालों को भी डरा धमका कर देख लिया पर सब रायल के साथ हैं, इसीलिए हमें इस केस को बंद कर देना चाहिए। पर इंस्पेक्टर कांस्टेबल की इस बात से गुस्सा होकर गाड़ी के स्टीयरिंग से हाथ मारता है जिससे डिसबैलेंस होकर गाड़ी सड़क से उतर जाती है और उसका टायर फट जाता है। और फिर वही इंस्पेक्टर एक बाइक वाले को पकड़कर शहर के किसी मैकेनिक को ढूंढने के लिए जाता है। जब वो जा रहा होता है तो उसे बाइक के शीशे में पीछे से आती हुई वेलई दिखाई देती है जिसको देखकर वो बाइक को रुकवाता है और उससे पूछताछ करने लगता है। वो उससे गुस्से में पूछता है कि तुम रायल की माँ वेलई हो ना। वेलई ये सुनकर बहुत घबरा जाती है। वो कांस्टेबल कुछ पता कर पाता। इतने में उसके सर पर एक जोरदार डंडे से प्रहार होता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और जब उसकी नींद खुलती है तो वो जंगल के अंदर रायल और उसके भाइयों के बीच में पड़ा होता है और रायल उसको देखकर अपनी मूंछों पर ताव देता है। फिर कहानी पास्ट में जाती है और हमें विरधु नगर के चेयरमैन राज मानिकम की शादी का सीन दिखाया जाता है। ये शादी उनके पुश्तैनी घर सत्यमूर्ति भवन में हो रही होती है। हम वहाँ राज मानिकम की बहन को देखते हैं जो उसके भाई को बुलाने उसके रूम में जाती है। मानिकम का भाई वहाँ दारू पी रहा था। ये देखकर उसकी बहन उससे कहती है कि आज तुम्हारे भाई की शादी है और तुम यहाँ दारू पी रहे हो। इस पर मानिकम का भाई कहता है कि तुम और पापा को बस फंक्शंस कराने का बहाना चाहिए। मानिकम की पहली शादी का क्या हुआ पता है ना, भाभी को मरे हुए अभी साल भर भी नहीं हुआ। मैंने पापा को कहा था कि इस फंक्शन को किसी मंदिर में अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ करते हैं पर नहीं, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। उन्हें हर चीज में राजनीति करनी होती है। तब उसकी बहन उससे कहती है कि ये वक्त इस समय बात करने का नहीं है और उससे कहती है कि पापा गुस्सा हो रहे हैं, तुम जल्दी से नीचे आ जाओ। फिर हम देखते हैं कि एक आदमी किसी बार्बर शॉप से मानिकम के घर की लाइव टेलीकास्ट न्यूज चैनल में देख रहा होता है। उसी समय कुछ गाड़ियां उस बार्बर शॉप के पास से गुजर रही होती हैं, जिसको देखकर वो आदमी किसी दूसरे आदमी को फोन लगाता है और उससे कहता है कि ये सही टाइम है मानिकम की इमेज को खराब करने का क्योंकि ये उसकी दूसरी मैरिज है। पर फोन के दूसरी साइड वाला बंदा कहता है कि अभी नहीं, मैं उनको एक साथ घेर कर मारूंगा। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और अब जाकर मानिकम की दुल्हन के रूम में शिफ्ट होता है। मानिकम की दुल्हन के पास उसकी सहेली अपने जीजाजी का फोटो लेकर आती है जिसको देखकर वो शर्मा जाती है। फिर सीन शादी पर शिफ्ट होता है। यहाँ हम मानिकम की शादी होते हुए देखते हैं और ये फोटो कल के अखबार में फ्रंट पेज पर होती है जिसको MLA के PA थंगमानी देख रहे होते हैं। वो अपने साथी से कहते हैं कि कैसे भी करके मुझे मानिकम को उस चेयरमैन की गद्दी से नीचे उतारना पड़ेगा। पर उनका साथी उससे कहता है कि वो सत्यमूर्ति की फैमिली से आता है। उसके दादा और पापा ने 20 साल तक चेयरमैन की गद्दी पर राज किया है, उसको नीचे उतारना बहुत मुश्किल है। इस बात पर थंगमनी उससे कहता है कि कैसे भी मानिकम की छवि को तोड़ो, अगला चेयरमैन मुझे बनना है। इधर हम डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी के ऑफिस में सेल्वम को आता देखते हैं। वो सेल्वम से कहता है कि मानिकम ने अभी एक रोड कॉन्ट्रैक्ट को पास किया है
जिस पर वो 20% पैसा खा रहा है और उससे उसकी फैमिली को लाखों का फायदा होगा। वो सेल्वम को एक स्पाई पेन देता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम उस घर जाओ और उनसे इस बारे में बात करो, वो तुमसे झूठ नहीं बोलेंगे और इससे मुझे सबूत भी मिल जाएगा। फिर मैं अपोजिशन होने के नाते इस वीडियो को यूज में लूंगा। इसके बाद सेल्वम मानिकम के घर उससे मिलने चला जाता है। जब रात तक डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी के पास सेल्वम की कोई खबर नहीं आती तो वो उसे फोन करता है, पर उसका फोन स्विच ऑफ आता है। तभी उसके फोन पर मानिकम का फोन आता है और वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ भेजा है। जब वो उस वीडियो को देखता है तो वो चौंक जाता है क्योंकि उसमें उसी का वीडियो था। तब मानिकम उससे कहता है कि अगली बार अगर मेरी और मेरी फैमिली की रेपुटेशन खराब करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर समाप्त हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम उसी जंगल के सीन को देखते हैं जहां इंस्पेक्टर राम की गाड़ी ठीक हो जाती है और वो जाते जाते अपने हेड कांस्टेबल को फोन लगा रहे होते हैं, पर फोन तो रायल के पास होता है और वो कांस्टेबल को नंगा करके उसकी वर्दी पहनकर मजे ले रहा होता है। शायद उसे कोई डर नहीं था। हमें फिर रायल की पत्नी मधिरसी को दिखाया जाता है जो पूरे बाजार में आराम से खुशी से अपनी सहेली के साथ घूम रही होती है। एक आदमी चाय की टपरी पर खड़ा होता है और उसको घूर रहा होता है। तब वो चाय वाला उससे कहता है कि इसे ऐसे मत घूरो, ये उसी रायल की पत्नी है जिसने 3 मर्डर किए हैं। ये सुनकर उस आदमी के होश उड़ जाते हैं। फिर मधिरसी बाजार से कुछ शॉपिंग करके घर जा रही होती है। रास्ते में उसे इंस्पेक्टर राम मिलते हैं और वो उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। फिर जब मधिरसी के पापा अपने वकील के साथ उसे छुड़ाने आते हैं तब इंस्पेक्टर राम उस बाइक वाले बंदे को वकील के सामने पेश करते हुए कहता है कि इसके बयान के अनुसार रायल ने हमारे सीनियर कांस्टेबल पर हमला किया और उन्हें अगवा कर लिया। इंस्पेक्टर राम वकील पेरुमल से कहता है कि मैं मधुरसी को तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक रायल यहाँ नहीं आ जाता और सरेंडर नहीं करता। उधर हम रायल और उसके भाई को देखते हैं जो सड़क पर कीलों को बिछा रहे होते हैं। उधर से गाड़ी से थंगामणि आ रहा होता है और वो अपने साथ वाले आदमी से कह रहा होता है कि जब मैं सीएम बनूंगा तो इसी रोड पर अपना शो करूंगा और यहाँ बहुत क्राउड होगा। इधर पेरुमल रायल के पास कॉल करता है और उसे सारी बात बताता है और उसी दरमियान थंगामणि की गाड़ी उन कीलों के जाल के ऊपर से गुजरती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। थंगामणि उस गाड़ी से निकलता है, तभी वहाँ रायल पहुँचता है और थंगामणि को गोली मार देता है। सीन फिर पास्ट में जाता है और हमें एक पार्टी रैली में मानिकम और अपोजिट पार्टी के नेता को दिखाया जाता है। जब अपोजिशन हेड आते हैं तो लोग इतने प्रभावित नहीं होते, पर जब मानिकम स्टेज पर आता है तो सब लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगते हैं और इसी बात से हमें पता चलता है कि स्टेट में मानिकम की अच्छी पकड़ है। रात को हम मानिकम की पूरी फैमिली को डिनर करता हुआ देखते हैं। जब मानिकम के फादर डिनर कर रहे होते हैं तो मानिकम का भाई अपने पापा से कहता है कि मानिकम अभी भी हमारे साथ डिनर करने नहीं आया। वो राजनीति में इतना खो गया है कि उसे अपनी फैमिली की चिंता नहीं और वो अपनी पत्नी सुरैया को भी टाइम नहीं देता। ये बात सुनते ही मानिकम के फादर एक डिसीजन लेते हैं और मानिकम और सुरैया को हॉलिडे पर भेज देते हैं। जब मानिकम और सुरैया रास्ते से जा रहे होते हैं तभी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम उसी क्राइम सीन को देखते हैं जहां थंगामणि को मारा गया था। इंस्पेक्टर राम क्राइम सीन पर पहुंचता है और इन्वेस्टिगेट करने लगता है। तभी राम के पास उसकी वाइफ का कॉल आता है और फिर हम देखते हैं कि रायल ने राम के घर पहुंचकर उसकी वाइफ को गन पॉइंट के नीचे रखा हुआ है। रायल राम से कहता है कि 15 मिनट लगते हैं उस क्राइम सीन से स्टेशन जाने में। अगर 15 मिनट में तुम स्टेशन नहीं पहुंचे और मेरी वाइफ को नहीं छोड़ा तो मैं 16वें मिनट में तेरी बीवी का भेजा उड़ा दूंगा। ये बात सुनते ही इंस्पेक्टर तुरंत स्टेशन पहुंचता है और मधिरसी को छोड़ देता है। फिर पेरुमल इंस्पेक्टर को फोन देता है जिसके दूसरी तरफ रायल था। रायल राम से कहता है कि मेरे मकसद के बीच में जो भी आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। उधर हमें पता चलता है कि उस एक्सीडेंट में मानिकम की जान चली गई थी पर सुरैया बाल बाल बच गई थी। जब मानिकम का फादर सुरैया से मिलने हॉस्पिटल जाता है तो वो कहती है कि मुझे ये किसी की साजिश लग रही है। इस पर मानिकम का फादर कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। मानिकम का फादर फिर आईजी को अपने घर पर बुलाता है और उससे कहता है कि तुम भले आधिकारिक तौर पर मेरे बेटे के केस को एक एक्सीडेंट केस समझकर बंद करवा सकते हो, पर मैं चाहता हूँ कि तुम इसकी तह तक जाओ क्योंकि मैं अपने बेटे के कातिल को खुद अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। और फिर मानिकम का फादर आईजी को एक बैग देता है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं और वो आईजी वहाँ से चला जाता है। उधर पार्टी के लोगों में हल्ला मच जाता है कि अब अगला चेयरमैन कौन होगा। तब मानिकम का फादर पार्टी के खास लोगों की एक मीटिंग फिक्स करता है जिसमें वो सबसे पूछता है कि आपके हिसाब से नेक्स्ट चेयरमैन किसको होना चाहिए, जिसपे सब लोगों के बीच में बहस होने लगती है। इसलिए मानिकम का फादर सब लोगों से हाथ जोड़कर कहता है कि मैं आप सबको जल्द बताऊंगा कि अगला चेयरमैन
कौन होगा। इधर रूलिंग पार्टी के सभी लोग यही सोच रहे होते हैं कि मानिकम का फादर अब किसको चेयरमैन बनाएगा। रात को हम मानिकम के फादर को देखते हैं जो अपनी बेटी, छोटे बेटे और सुरैया को अपने कमरे में बुलाते हैं। वो तीनों से पूछते हैं कि किसको सीएम बनना चाहिए। मानिकम की बहन कहती है कि हमें रत्नावली को ही चेयरमैन बनाना चाहिए, वो हमारी पार्टी की बहुत पुरानी मेंबर है। पर मानिकम के फादर को ये सुझाव पसंद नहीं आता। फिर वो मानिकम के भाई से पूछता है कि हमें किसको चेयरमैन बनाना चाहिए। तो मानिकम का भाई कहता है कि हमें अपने वाइस चेयरमैन को ही चेयरमैन बनाना चाहिए। पर मानिकम के फादर को ये सुझाव भी पसंद नहीं आता। फिर वो सुरैया से पूछते हैं। वो मानिकम के फादर से कहती है कि राजनीति में किसी का भी भरोसा करना खतरे से खाली नहीं है। पद पर जाकर अच्छे अच्छे लोग अपने वादों और अपनी वफादारी से मुकर जाते हैं। सुरैया की ये बात मानिकम के फादर को बहुत पसंद आती है। इसीलिए वो तीनों से कहते हैं कि चेयरमैन घर में से ही कोई होगा। और इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम आईजी को देखते हैं जो सभी पुलिस ऑफिसर्स के साथ एक मीटिंग करता है। उसमें वो सभी पुलिस वालों से कहता है मुझे कैसे भी रायल चाहिए, उसने हमारी नाक में बहुत दम कर रखा है। फिर आईजी राम से कहता है कि मैंने तुम्हारे कहने पर रायल के शूट आउट के ऑर्डर्स पास कर दिए हैं। आईजी राम से कहता है कि रायल और उसके भाई के पोस्टर्स पूरे शहर में लगवा दो, जहाँ भी वो दिखे उसे तुरंत शूट कर दो। हम फिर एक आदमी को देखते हैं जो रायल के पास कुछ फोन और सिम लेकर आता है। रायल का भाई उससे कहता है कि हमारे पास फोन पहले से ही थे, आपने फोन क्यों मंगाए। इस पर रायल कहता है कि पुलिस वालों ने हम सबके फोन अब तक हैकिंग पर लगा दिए होंगे, इसलिए हम सबको अपने अपने फोन चेंज कर लेने चाहिए। उधर हम मधुरसी को देखते हैं जो 11 बजे तक सो रही होती है। फिर जब वो उठती है तो वो सबसे पहले रायल को कॉल करती है, पर उसका कॉल नहीं लगता। फिर वो अपनी सास वेलई को कॉल करती है। रास्ते में होने की वजह से वेलई कॉल नहीं उठाती। फिर वेलई टेम्पो से उतरकर मधुरसी को कॉल करती है, पर मधुरसी के फोन में बैटरी ना होने के कारण वो स्विच ऑफ हो जाता है। उधर वेलई जब एक रास्ते से जा रही होती है तभी कुछ गुंडे वहां आते हैं और वेलई को चाकू से बड़ी बेरहमी से मार देते हैं। सीन फिर से पास्ट में जाता है और हम इधर विरुद्धनगर म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन ऑफिस का सीन देखते हैं जहां दोनों पार्टी के लोग आए होते हैं। उधर हम एमएलए को देखते हैं जिसने मानिकम की पार्टी के लोगों को 20 लाख रुपए खिलाए थे, जिसके कारण वो लोग मानिकम की मक्कम देशम पार्टी को छोड़कर उनकी पार्टी नाममांडू खजागम में आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि दोनों पार्टी के वोट बराबर हो जाते हैं और ये इलेक्शन किसी काम का नहीं रहता। एमएलए अपने पीए से कहता है कि मैंने 10 पार्टी मेंबर्स को खरीदने के लिए 20 लाख रुपए दिए थे, पर मेरा एक वोट कम रह गया। उधर हम मानिकम के फादर को देखते हैं जो इस बात पर हंस रहे होते हैं। फिर मानिकम का फादर अपने छोटे बेटे से कहता है कि हम इस इलेक्शन में हारते हारते बच गए, अगर एक वोट इधर उधर होता तो हमारी हार पक्की थी। मानिकम की मौत के बाद हमारी पार्टी और उसके सदस्यों और चाहने वालों को एक जोर का झटका लगा है। अगर हम सुरैया को अगला चेयरमैन बना दें तो हमें लोगों की सिंपैथी मिल जाएगी। मानिकम का फादर अपने छोटे बेटे से कहता है कि मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, मुझे इसमें तुम्हारा ऑनेस्ट जवाब चाहिए। वहीं हम एक आदमी को मानिकम के घर आया हुआ देखते हैं। वो खाना खाते खाते मानिकम के भाई से कहता है कि मानिकम के जाने के बाद उसकी गद्दी की सही हकदार उसकी बहन है, क्योंकि वो पार्टी को सबसे अच्छे से समझती है। और फिर मानिकम का भाई खाते खाते कुछ सोच में पड़ जाता है और इसी के साथ एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम रायल को देखते हैं। वो जहाँ छुपा होता है उसके आसपास के गांव में पुलिस पहुंच चुकी होती है और ये बात उसको उसका खबरी फोन करके बताता है और वो रायल को ये भी बताता है कि तुम्हारी माँ अब नहीं रही। ये सुनकर रायल और उसके भाइयों के आंखों से आंसू निकल आते हैं। रायल अपने भाइयों से कहता है कि एम्बेसडर निकालो, हम माँ को देखने जरूर जाएंगे। इस बात पर वो कांस्टेबल जिसे उन्होंने गिरफ्तार करके रखा था वो बोलता है कि चारों तरफ पुलिस है, उन्होंने तुम्हारे लिए जाल बिछा रखा होगा, तुम लोग जाओगे कैसे। इस बात पर रायल उस कांस्टेबल से कहता है कि आपको 25 सालों का अनुभव है बागियों के साथ रहने का, आप मुझसे अच्छा जानते हो कि मैं कैसे जाऊंगा। उधर हम मधुरसी को देखते हैं जो वेलई को देखने उसके घर पहुंचती है। वहीं हम देखते हैं कि हॉस्पिटल से लेकर वेलई के घर हर जगह पर पुलिस गुप्त रूप से तैनात होती है। जब रास्ते में एम्बुलेंस रायल की माँ को ले जा रही होती है तभी रायल उस वैन को मोड़कर अपने अड्डे पर ले आता है, फिर अपने भाइयों के साथ अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर देता है। सीन फिर पास्ट में जाता है और हम सुरैया को देखते हैं जो अपने मम्मी पापा से बात कर रही होती है। वो उससे कहते हैं कि पॉलिटिक्स हमारे परिवार के लिए ठीक नहीं है। इस बात पर सुरैया उनसे कहती है कि मेरी लाइफ तो अब खराब हो गई है आपके उस डिसीजन से,
अब मैं अपना भविष्य खराब नहीं करना चाहती। इस बात को सुनकर उसका फादर कहता है कि हम में से किसी को पॉलिटिक्स नहीं आती। इस बात पर सुरैया अपने पापा से कहती है कि मेरी एक स्कूल फ्रेंड थी नेची, जो पॉलिटिक्स में बहुत ही अच्छी थी। मुझे इस समय उस जैसे किसी इंसान की ही जरूरत है जो मेरा पॉलिटिक्स में साथ दे। सुरैया का फादर उससे एड्रेस पूछता है। सुरैया उन्हें बताती है कि यहाँ से 20 किलोमीटर दूर कौल्थीपुरम। जब सुरैया और उसके फादर वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ उन्हें रायल, उसके दोनों भाई और वेलई मिलते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि नेची रायल की ही बहन है। सुरैया के बहुत रिक्वेस्ट करने पर रायल और उसकी माँ नेची को सुरैया के साथ भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर सुरैया और नेची दोनों आपस में मिलते हैं और बहुत सारी बातें करने लगते हैं और इसी के साथ एपिसोड 5 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम तिरैबूट पैलेस में सब पुलिस वालों और नेताओं को देखते हैं जो उस थंगामणि को श्रद्धांजलि देने आए होते हैं। रास्ते में गाड़ी रुकवाकर सीएम आईजी से कहता है कि मेरी पार्टी के एक बड़े नेता का मर्डर हुआ है। इस चीज का पता लगाने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। अगर तुम नाकामयाब रहे तो ये तुम्हारी पोस्ट के लिए अच्छा नहीं होगा। हम फिर इंस्पेक्टर राम को देखते हैं जो रायल के सबसे नजदीकी एक शख्स को पकड़ता है और उससे कहता है कि तुम्हें रायल को पकड़ने में मेरी हेल्प करनी होगी। पहले तो वो शख्स मना करता है पर पुलिस के डर से वो मान जाता है। फिर राम उस शख्स से रायल को फोन करवाता है और वेले के डेथ सर्टिफिकेट पर साइन करवाने के बहाने उसको गांव आने के लिए कहता है और रायल भी उस शख्स से कहता है कि ठीक है, मैं आज 7 बजे रात को आकर तुमसे मिलता हूँ। फिर जब रात होती है तो रायल का भाई रवि उस शख्स के घर आता है और उससे कागज लेकर निकल जाता है। राम ये सब दूर खड़ा होकर देख रहा होता है और वो अपने कांस्टेबल के साथ रवि का पीछा करने लगता है। रवि का पीछा करते करते वो जंगल के अंदर खो जाते हैं और जब वो रायल के अड्डे पर पहुंचते हैं तो वो वहां पर नहीं होता। फिर राम अपनी फोर्स के साथ जंगल की छानबीन करने लगता है। तब जंगल में उन्हें वही शख्स मिलता है जिसके द्वारा उन्होंने रायल को बुलवाया था और उस शख्स के मुंह में एक चिट्ठी लगी हुई थी जिसमें लिखा हुआ था कि मैं रायल हूँ और आप मुझे ऐसे ही नहीं पकड़ सकते। इधर हम रायल को देखते हैं जो अपनी माँ का श्राद्ध करता है और फिर वो कांस्टेबल से कहता है कि मैं आज तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम सीधा अय्यार टेम्पल जाना, वहाँ तुम्हें एक आदमी मिलेगा जो तुम्हें सही सलामत छोड़ देगा। फिर रायल रवि से कहता है कि वो कांस्टेबल को रोड तक छोड़ाए। वहीं अय्यार टेम्पल पर कांस्टेबल को वही बाइक वाला बंदा मिलता है जिसके साथ वो उस दिन पीछे बैठकर जा रहे थे। कहानी फिर पास्ट में जाती है और हम देखते हैं कि मानिकम का फादर सुरैया से पूछता है कि तुम अपनी जिस फ्रेंड को यहाँ लेकर आई हो वो भरोसेमंद है या नहीं। इस पर सुरैया कहती है कि हाँ, वो भरोसेमंद है और उसी की वजह से मेरा मन भी लगा रहेगा। फिर हम रायल को देखते हैं जो अपनी बहन नेची को सुरैया के घर छोड़ने आया होता है। तभी नेची पर मानिकम के भाई की नजर पड़ती है। इधर हम डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी को एक फंक्शन में जाता हुआ देखते हैं पर उसकी गाड़ी किसी सुनसान जगह पर जाकर रुक जाती है। वहीं रात को हम मानिकम के भाई को देखते हैं जो अपनी बहन के साथ किसी आदमी से बात कर रहा होता है। वो आदमी उससे कहता है कि अपने भाई की मौत के बाद तू क्यों उसकी लेगेसी को कंटिन्यू नहीं करता। पर मानिकम का भाई कहता है कि राजनीति कोई खेल नहीं है। पर उस आदमी के समझाने पर मानिकम के भाई का दिमाग चलता है और वो कुछ सोचने लगता है। उधर रात को नेची और सुरैया साथ में बैठे होते हैं। तब सुरैया नेची से कहती है कि मुझे डर है कि पॉलिटिक्स में मेरे साथ वो ना हो जो पर्सनल लाइफ में हुआ। पर नेची उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तेरी फैमिली की लेगेसी और रुतबा तुझे राजनीति में काम देगा। और नेची उससे यह भी कहती है कि राजनीति दलदल नहीं है बल्कि शोर वाले पानी में मछली पकड़ने जैसा है। और इसी के साथ एपिसोड 6 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में हम राम को देखते हैं जो एमएलए की गाड़ी को सीसीटीवी में चेक कर रहा था। तभी उसे पता चलता है कि किसी ने काफिले के बीच में से गाड़ी को किसी दूसरी दिशा में मोड़ दिया और उस गाड़ी को जंगल की तरफ ले गया। फिर हम रायल को देखते हैं जो उसी गाड़ी के अंदर डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी को गन पॉइंट पर लेकर बैठा हुआ था। वो उससे कहता है कि ये मेरे पापा की गन है, अगर उसने सच नहीं बताया तो 6वीं गोली उसके सर के अंदर से आर पार हो जाएगी। कहानी फिर पास्ट में जाती है और हम देखते हैं कि रायल छत पर खड़ा होकर मानिकम के भाई को देख रहा होता है क्योंकि आज ही नए चेयरमैन के नाम का फैसला होना था। पार्टी के सभी लोग घर में इकट्ठा होते हैं और हम मानिकम के फादर को देखते हैं जो सबको पहले तो मिठाई खिलाते हैं और फिर वो कहते हैं कि मैंने नए चेयरमैन का नाम सोच लिया है। उधर हम सुरैया को घर में बैठा हुआ परेशान देखते हैं क्योंकि अब तक मानिकम के फादर ने उसे उस मीटिंग में नहीं बुलाया था। तभी नेची वहां आती है और उससे कहती है कि हो सकता है कि शायद उन्होंने किसी और का नाम सोचा हो। उधर अपोजिशन पार्टी वालों ने भी अपने कैंडिडेट नागार्जुन का नाम चेयरमैन सीट के लिए दे दिया था। हमें फिर रात का सीन दिखाया जाता है जिसमें मानिकम का भाई अपने पापा से कहता है कि चेयरमैन की सत्ता हमारे परिवार के हाथों में ही
रही है और रहेगी भी, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप ये चेयरमैन की सीट मुझे दें। पर हम देखते हैं कि नेची और रायल ने मिलकर सभी पार्टी के लोगों, अपोजिट पार्टी और कार्यकर्ताओं में ये बात फैला दी थी कि मानिकम के फादर ने सुरैया को ही चेयरमैन चुना है। वहीं जब मानिकम के फादर चेयरमैन का नाम रिवील करने ही वाले थे कि तभी उनके लोगों के पास कॉल आने लगते हैं और खुद उनके पास एमएलए का कॉल आता है जो उनसे कहता है कि मैं खुश हूँ कि आपने अपने बेटे को राजनीति में ना उतारकर अपनी बहू सुरैया को चेयरमैन बना दिया। ये सुनकर मानिकम के होश उड़ जाते हैं और फिर बाहर जब सुरैया के नाम के नारे लग रहे होते हैं तब मानिकम के फादर और पार्टी के लोग बाहर आते हैं और देखते हैं कि बहुत सारे पार्टी कार्यकर्ता सुरैया की फोटो लेकर नाच रहे होते हैं। अब ये सब देखकर मानिकम के फादर को जबरदस्ती सुरैया को ही अपना उम्मीदवार चुनना पड़ता है। मतलब यहाँ सुरैया गेम खेल गई। फिर हम देखते हैं कि सुरैया बहुत ही अच्छे से चुनाव प्रचार प्रसार करती है और वो चेयरमैन का इलेक्शन भी जीत जाती है। और इसी के साथ एपिसोड 7 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सुरैया अपने अच्छे कामों की वजह से पूरे शहर में फेमस हो रही थी, जिस वजह से मानिकम के फादर को बहुत जलन हो रही थी और उन्हें ये भी पता था कि ये सब किसकी वजह से हो रहा है। इसीलिए वो चाहते थे कि नेची उनके रास्ते से हट जाए। फिर हम मानिकम के भाई और उसके फादर को देखते हैं। मानिकम का भाई अपने पापा से कहता है कि उस औरत ने मेरा हक छीन लिया, मैं उस औरत को नहीं छोड़ूंगा। इधर हम सुरैया को देखते हैं जो सभी पार्टी के लोगों को बुलाती है और उन्हें पैसे देते हुए कहती है कि ये कोच्चि डैम परियोजना का आपका हिस्सा है, जिससे वो लोग खुश होते हैं। फिर जब सुरैया सुबह अपनी टेबल पर एक इनविटेशन कार्ड को देखती है तो वो उसको उठाकर फेंक देती है क्योंकि उसमें उसका नाम सबसे नीचे लिखा हुआ था। इसीलिए वो कहती है कि मैं इस एमएलए के फंक्शन में जाऊंगी ही नहीं। सुरैया फिर एक फंक्शन को अटेंड करने जाती है। तब रायल के पास एमएलए का पीए आता है जो रायल से कहता है कि मैम को कैसे भी फंक्शन में लाना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। रायल हाँ कर देता है। रात को रायल सुरैया को फंक्शन में जाने के लिए कन्विंस कर लेता है। सुबह जब सुरैया फंक्शन में जाने के लिए तैयार हो रही होती है और नेची को साथ में चलने के लिए बुलाती है तो आते समय नेची के पैर में चोट आ जाती है और वो सुरैया के साथ नहीं जा पाती। इधर जब सुरैया फंक्शन में पहुंचती है तो उसका बहुत स्वागत होता है। गाड़ी में पेट्रोल कम होने की वजह से रायल पेट्रोल भरवाने चला जाता है। वहीं पीछे बैठकर पार्टी के कुछ लोग दारू पी रहे होते हैं। तभी उनमें कुछ बहस हो जाती है और वो बहस अफरा तफरी का रूप ले लेती है और इसी बीच सब तो भाग जाते हैं, पर सुरैया स्टेज पर खड़ी रहती है और उसी मौके का फायदा उठाकर अपोजिशन का कोई आदमी उस स्टेज पर बॉम्ब फेंक देता है और सुरैया की वहीं पर मौत हो जाती है। और इसी के साथ एपिसोड 8 भी यहीं पर खत्म होता है। लास्ट एंड 9th एपिसोड की शुरुआत में हम मानिकम के घर का सीन देखते हैं जहां सभी पार्टी के लोग और कार्यकर्ता सुरैया को श्रद्धांजलि देने आए थे। उधर हम रायल को देखते हैं जो अपने भाइयों के साथ बैठकर दारू पी रहा होता है। तब रायल अपने दोनों भाइयों को बताता है कि वो सुरैया को बचपन से ही पसंद करता था। जब वो छोटा था और उसके बाद स्कूल लाइफ में और फिर कॉलेज में वो सब साथ पढ़े थे। यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि सुरैया भी रायल को पसंद करती थी, पर अब जब वो मिले तो सुरैया ने उसे बोला कि वो उसे पसंद किया करती थी, इसीलिए उसे ज्यादा दुख था कि वो सुरैया को बचा नहीं पाया। फिर उसका भाई रवि उससे कहता है कि मुझे लगता है कि ये सब उस एमएलए के पीए का काम है। तब रायल दारू पीकर अपनी बाइक पर बैठता है और सोचने लगता है कि ये सब किसने किया होगा। फिर उसके मन में सबसे पहले अपने ड्राइवर मणि का नाम आता है। इसीलिए फिर रायल अपनी पुश्तैनी बंदूक निकालता है और सीधा मणि को पकड़ लाता है। वो उससे पूछता है कि सुरैया की मौत में कौन कौन शामिल था। तब मणि डर के मारे उसे बताता है कि तुम्हारा दोस्त रामेश्वर जो तुम्हें एमएलए के पीए से मिलवाता था, और एमएलए का पीए और डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी और खुद एमएलए और मानिकम का जीजा। ये सुनकर रायल के होश उड़ जाते हैं। फिर वो मणि को मार देता है और सीधा रामेश्वर को पकड़ने जाता है और उसे बीच रास्ते में ही गोली मार देता है। पर उसी समय वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो रायल के साथ तीनों भाइयों को गिरफ्तार कर लेती है। उधर हम मानिकम के फादर को देखते हैं जो सभी पार्टी के लोगों को 5:30 बजे मिलने बुलाते हैं। उधर नेची और वेलई रायल से मिलने के लिए जेल में जाती हैं। नेची रायल से कहती है कि मैं अब राजनीति में उतरने वाली हूँ। इस बात पर रायल कहता है कि जो करना है ध्यान से करना। फिर नेची पार्टी के एक पुराने नेता को फोन करती है और उससे कहती है कि मैं आपके हर मेंबर को 5-5 लाख रुपए दूंगी, आप 5 बजे सभी लोगों को मेरे पास लेकर आइए। वो आदमी ऐसा ही करता है। वो सभी पार्टी मेंबर्स को ऐसा ही करने के लिए कहता है और जब सभी पार्टी मेंबर्स नेची से मिलते हैं
तो वो सब मेंबर्स को 5-5 लाख रुपए देती है और कहती है कि अगर मैं चेयरमैन बनी तो आपको इतने ही पैसे दोबारा मिलेंगे। इसलिए पैसों के लालच में सब उसे अपना चेयरमैन चुन लेते हैं। फिर चेयरमैन बनते ही वो सबसे पहले रायल और अपने भाइयों को जेल से बेल करवाती है। जेल से आते ही रायल सीधा जाकर मानिकम के जीजा को उसके घर के सामने ही जाकर गोली मारता है और फिर फरार हो जाता है। उधर हम मानिकम के फादर को देखते हैं, जिनके पास आईजी का कॉल आता है। वो उनसे कहता है कि राज मानिकम का खून एक प्लान्ड मर्डर था। जब मानिकम का फादर आईजी से नाम पूछता है तो आईजी उसे नेची का नाम बताता है, जिससे मानिकम के फादर के होश उड़ जाते हैं। फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जहां रायल उस कार में बैठा डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी से कुछ पूछ रहा होता है। तभी वहां पुलिस आ जाती है और रायल के भाइयों को पकड़ लेती है और रायल को चारों तरफ से घेर लेती है। पर रायल पुलिस वालों की नहीं सुनता और डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी को मार डालता है और फिर वो तीनों अरेस्ट हो जाते हैं। फिर हम नेची को देखते हैं, जो आईने के सामने बैठी होती है और वो खुद अपने आप से कहती है कि मैंने बिना कुछ करे अपने सभी दुश्मनों को मार डाला। सुरैया के साथ मेरा यहाँ आने का मकसद ही यही था। और वो कहती है कि मैंने सुरैया से कहा था कि राजनीति दलदल नहीं बल्कि चलते पानी में से मछली पकड़ने का खेल है, पर वो समझ नहीं पाई और बेचारी बॉम्ब ब्लास्ट में मारी गई। और इसी के साथ हंसते हुए वो ग्लास में रखा हुआ पेग पीती है और ये शानदार सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये शानदार क्लाइमेक्स और सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।